Hi Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. Family और pheromones through yelling patriarch. The warlord को कंट्रोल करने के बाद द ग्रेट नॉवल हांग वांगचुन ने फाइनली यीलिंग पेट्रियार्क के अल्फा की पोजीशन तो हासिल कर ली थी। उनका वो प्रीशियस ओमेगा फिलहाल उनकी बाहों में कैद था। यहाँ मौजूद हर एक इंसान और क्लैन लीडर ये अच्छी तरीके से जानता था कि हांग वांगचुन ने भी यीलिंग पेट्रियार्क से ये जो बॉन्ड बनाया है ये सिर्फ पावर्स की वजह से है, वरना बचपन से लेकर आज तक जो फेस सिर्फ मास्क के पीछे हाइड रहा, कोई नहीं जानता कि उस मास्क के पीछे कैसा चेहरा है, क्या वो बहुत खूबसूरत है या बहुत बदसूरत। बाकी ओमेगास के लिए ब्यूटी इम्पोर्टेंट हो सकती है, पर यीलिंग पेट्रियार्क के लिए वो एक्सपेक्शन था, क्योंकि यह सबको स्ट्रॉन्ग बनना था और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए पावर्स ज़रूरी थी और सबसे ज़्यादा पावर थी यीलिंग पेट्रियार्क के पास। यही रीज़न था कि वो बाकी ओमेगास से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। हांग वांगचुन की बाहों में यीलिंग पेट्रियार्क को देखकर हर किसी के फेस पर गुस्सा था। हांग वांगचुन ने आज अपनी होशियारी से उनसे उनका सब कुछ छीन लिया था, ना सिर्फ पावर, पोजीशन, वेल्थ, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग वेपन जो फिलहाल हांग वांगचुन के बाहों में बिल्कुल शांति से समाया हुआ है। हांग वांगचुन जिनके आईज में शाइन थी पर फेस वैसे ही स्टिफ और कोल्ड था। फाइनली उन्होंने आज जाकर ये वॉर सही मायने में जीती थी। अब जाकर कहीं उन्हें सुकून मिला था। हांग वांगचुन जैसे ही यीलिंग पेट्रियार्क को उस हॉल से बाहर लेके गए थे, उनका एक साथी जो उनका बेस्ट फ्रेंड भी था, शू यांग, वो उन्हें गाइड कर रहा था। ऑब्वियसली उन्होंने कुछ देर पहले ही वॉर जीती थी और ये प्लेस उन सब के लिए बिल्कुल न्यू थी। हांग वांगचुन तो यहाँ का कुछ भी नहीं जानते थे, पर उनके साथियों ने ऑलरेडी इस पूरे पैलेस को अच्छी तरीके से देख लिया था। ऑलरेडी ये हांग वांगचुन और उनके सारे गार्ड्स का प्लान था, इसीलिए उनके सारे गार्ड्स और फ्रेंड्स ये अच्छी तरीके से जानते थे कि आज यहाँ क्या क्या होने वाला है। यही रीज़न था कि शू यांग, जिन्होंने हांग वांगचुन को उस पैलेस के सबसे लग्जरियस रूम के सामने लाकर छोड़ दिया था। हांग वांगचुन जब अपने मेट को लेकर उस रूम में एंटर हुए थे, शू यांग ने तुरंत डोर को बाहर से लॉक भी कर दिया था और हांग वांगचुन जिनके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ चुकी थी। सच में इतनी टेंशन में भी उनके दोस्त उनका ख्याल रखना नहीं भूलते, जैसे कि वॉर की इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी उनके दोस्तों ने उनके लिए ये पूरा रूम बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट करके रखा है, क्योंकि वो ऑलरेडी जानते थे कि आज हांग वांगचुन अपने मेट के साथ यहाँ आने वाले हैं। वो रूम बिल्कुल वेडिंग नाइट की तरह डेकोरेटेड था। रेड कर्टन, रेड रोजेस, अरोमा कैंडल्स और अनदर चीज़ों से रूम को बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था, जो सच में एक खूबसूरत माहौल लग रहा था। हांग वांगचुन जो रूम में आते ही अपने ओमेगा मेट को बेड पर लेटा चुके थे। बहुत डर्टी और मैसी हो चुके थे हांग वांगचुन भी, क्योंकि उन्होंने कुछ देर पहले ही वॉर लीड जो की थी और वो खुद भी फाइट कर रहे थे। अपनी टायर्डनेस को थोड़ा सा कम करने के लिए हांग वांगचुन सबसे पहले बाथ लेने का डिसाइड करते हैं। अपने कदमों को वो बाथरूम की तरफ बढ़ा चुके थे। कुछ वक्त बाद जब वो बाहर आए थे, एक सॉर्ड ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया था। एज ओमेगा, क्या आपको इस तरीके से अपने अल्फा का वेलकम करना चाहिए? मैं आपको हार्म नहीं करना चाहता कल्टीवेटर, मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है, पर इतना तो समझ चुका हूँ कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। एक हैवीनेस और स्ट्रगल था वी की आवाज़ में, वही दूसरी तरफ वांगजी उतना ही ज़्यादा काम नज़र आ रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कल्टीवेटर बुलाना बंद कीजिए।
मैं आपका अल्फा हूँ, आपका मेट। तो उसी रिश्ते की रिस्पेक्ट करते हुए मुझे आप अल्फा बुला सकते हैं। ये आपका हक है। कोई भी इंसान ज़बरदस्ती किसी भी तरह का हक नहीं हासिल कर सकता। कल्टीवेटर माय ओमेगा, तुम अब अपने अल्फा के पेशेंस को चैलेंज कर रहे हो। तुम्हारे अल्फा को अपनी बातों को दोहराने का शौक नहीं है, और ना ही मैं ये पसंद करता हूँ कि कोई मेरी बातों को कट ऑफ करे या उसे डिसोबे करे। वैसे भी बाहर सबके सामने हम दोनों ने एक्सेप्ट तो कर लिया है, तो अब मेरे खिलाफ जाना क्या ये गलत नहीं है? वांग जी, जिसकी बातों में अब गुस्सा और आवाज़ में वो कोल्डनेस थी, वही विंग जिसकी सॉर्ड अभी भी वांग जी के नेक पर थी, वही विंग जिसकी आंखों में दर्द जो उसकी आवाज़ में भी झलक रहा था। उसके लेग्स शिवर कर रहे थे क्योंकि वो अपनी हीट में था। बहुत मुश्किल से उसने खुद पर कंट्रोल करके रखा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो इस अल्फा के सामने खुद को वीक नहीं कर सकता था। एक बार अगर इस अल्फा ने उसके ओमेगा को पूरी तरीके से ट्रिगर करके अपना बना लिया तो विंग चाहकर भी इस अल्फा से दूर नहीं जा पाएगा। इस बात का अंदाज़ा विंग को था। यही रीज़न था कि वो बहुत मुश्किल से खुद पर कंट्रोल कर रहा था और खुद के ओमेगा को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। पर ऑब्वियसली उसका ओमेगा फर्स्ट टाइम उसकी बॉडी पर कंट्रोल ले रहा था, तो उसे यह बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा था। साथ ही सामने एक स्ट्रॉन्ग, मस्क्यूलर, हैंडसम अल्फा था जिसके फेरोमोन्स भी बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग थे, तो खुद को कंट्रोल करना मुश्किल भी था। वो स्ट्रगल, वो दर्द फील कर सकता था वांग जी, विंग के आंखों में देखकर भी और उसके फेरोमोन्स को स्मेल करके भी। खुद को दर्द देना बंद करो ओमेगा, और अपने आप को सरेंडर करो अपने अल्फा के सामने। एक स्ट्रॉन्गनेस और गुस्सा था वांग जी की आवाज़ में, पर विंग जो अभी भी वांग जी के सामने झुकना नहीं चाहता था। प्लीज़ कल्टीवेटर, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ना ये वक्त सही है और ना ही मेरी सिचुएशन। आप एक स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटेड अल्फा हैं, एक कल्टीवेटर हैं, एक वॉरियर है। ये सारी चीज़ें आपकी नेचर को सूट नहीं करती। एक कल्टीवेटर, एक वॉरियर कभी भी ऐसे डर्टी ट्रिक्स प्ले नहीं करता, खासकर एक ओमेगा के साथ। ये इनएप्रोप्रिएट बिहेव सही नहीं है। हम 3 दिन बाद बैटल फील्ड में मिलेंगे, और मैं वादा करता हूँ उस दिन जब हम आमने सामने होंगे तो हम में ये अल्फा ओमेगा की टर्म्स वर्क नहीं करेगी। तब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि मैं ओमेगा हूँ तो मुझ पे मर्सी कीजिए। उस वक्त हम दोनों भी वॉरियर रहेंगे, कल्टीवेटर्स रहेंगे जो एक दूसरे के सामने फाइट के लिए आएंगे। पर आज मैं एक ओमेगा हूँ, अपनी हीट में हूँ, इसीलिए प्लीज़ बेग करता हूँ आपके सामने, मुझे जाने दीजिए। एक स्मक आ चुका था वांग जी के फेस पर। अपनी राइट हैंड की 2 फिंगर्स को उसने उस सॉर्ड पर रख दिया था जो अभी भी उसके नेक के पास थी। कल्टीवेटर, वॉरियर, गलत और सही, ये सब कुछ क्यों ना हम बैटल फील्ड में ही डिसाइड करें, क्योंकि फ़िलहाल की सिचुएशन ये सब कुछ डिस्कस करने के लिए सही नहीं है। मेरा ओमेगा हीट में है और मेरे सामने वो दर्द में तड़प रहा है। उसे छोड़कर मैं यहाँ से चला जाऊँ। इतना ओबीडियंट अल्फा अपने ओमेगा का मैं नहीं हूँ। मैं एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड अल्फा हूँ और अपने ओमेगा से सबमिशन की, अपने ओमेगा के सरेंडर की एक्सपेक्टेशन करता हूँ। वांग जी जो अब तक उस सॉर्ड के ब्लेड पर अपना हाथ बहुत स्लाइटली घुमा रहा था, धीरे धीरे वो हाथ अब विंग के हाथ की तरफ बढ़ रहा था। विंग ने
उस सॉर्ड को पकड़ के रखा था, वही अब वांग जी का हाथ भी विंग के हाथ के ऊपर था। दोनों के बीच में अभी भी वो सॉर्ड थी, पर दूसरे ही पल वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ के उसे थोड़ा मोड़ दिया था, जिससे विंग के हाथ से वो सॉर्ड गिर चुकी थी। इससे पहले कि वो सॉर्ड जमीन पर गिर पाती, वांग जी ने अपने दूसरे हाथ से उस सॉर्ड को होल्ड कर लिया था और ऑब्वियसली वो सॉर्ड यीलिंग पेट्रियार्क की थी। वो एक स्ट्रॉन्ग वेपन था और यीलिंग पेट्रियार्क का मेट ही कैसे उस सॉर्ड की डिसरिस्पेक्ट कर सकता था, इसीलिए उसने उस सॉर्ड को गिरने से पहले ही पकड़ लिया था। तुम बहुत जिद्दी हो ओमेगा, इतना आसान नहीं है तुम्हें अपने कंट्रोल में लेना। बट यू नो व्हाट, मुझे आसान टास्क पसंद भी नहीं है। एक हाथ में सॉर्ड तो दूसरे हाथ में विंग का ही एक हाथ और फेस पर स्मिक था। वांग जी इस लुक में बहुत ज़्यादा डेडली लग रहा था। वही विंग भी समझ चुका था कि वांग जी बहुत ज़्यादा स्टबन है, इतनी आसानी से मानने वाला तो नहीं, पर फिलहाल वो खुद ही वीक था, इसीलिए कुछ कर भी नहीं सकता था। वांग जी ने उसका हाथ जितनी फोर्स से पकड़ के रखा था, विंग को दर्द हो रहा था। वही विंग ने जब वांग जी की आंखों में देखा था, तब वो वांग जी के आगे के प्लान ऑलरेडी समझ चुका था। गोल्डन कलर में शाइन कर रही थी उस आल्फा की आईज और उसके फेस का स्मग बढ़ चुका था। उस क्रिपी लुक को देखकर विंग आगे का प्लान समझते हुए अपना भी दाव खेल चुका था। आल्फा कमांड जो विंग को मजबूर कर सकती थी वांग जी के सामने सरेंडर करने के लिए, पर वो आल्फा कमांड वांग जी तब दे पाएगा जब उसके होठ मूव करेंगे। साइलेंसिंग स्पेल जिसका यूज किया था विंग ने वांग जी पर, ताकि वो अपनी अल्फा कमांड का यूज ना कर पाए, पर वांग जी जो तुरंत ही ये समझ चुका था यीलिंग पेट्रियार्क का स्पेल था, इतनी जल्दी टूटेगा तो नहीं। ऑलरेडी ये बात वांग जी जानता था, पर अल्फा था वो, क्या सिर्फ कमांड ही इम्पोर्टेंट थी? नहीं, विंग को कंट्रोल करने के लिए उसे कमांड की ज़रूरत नहीं है, ये काम तो उसके फेरोमोन्स भी कर सकते हैं। उस पूरे रूम में स्ट्रॉन्ग, डोमिनेटेड, कामिंग बट हॉनी फेरोमोन्स फिल हो चुके थे। उन फेरोमोन्स के इफेक्ट में विंग धीरे धीरे और भी ज़्यादा कमज़ोर हो रहा था। उसका ओमेगा ट्रिगर हो चुका था। एक आई सिल्वर में तो दूसरी आई ब्लैक में शाइन कर रही थी, मतलब अभी भी उसका ओमेगा पूरी तरीके से खुद को सरेंडर नहीं करना चाहता। मुंह तो बंद था वांग जी का, पर और भी स्ट्रांगली वो अपने फेरोमोन्स को रिलीज करने लगा था। नम हो चुके थे विंग के पैर, उसमें अब ताकत बची ही नहीं थी। उन फेरोमोन्स के चलते विंग इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था कि वो सीधा वांग जी के सामने अपने नीज पर गिर चुका था। फोरहेड स्वेट से कवर था, आंखों में आंसू थे, ब्रीदिंग हैवी थी और दोनों हाथ जमीन पर थे ताकि वो खुद की बॉडी को थोड़ा बहुत ही सही सपोर्ट कर सके। प्लीज अल्फा, ऐसा मत करो, अपने अपने फेरोमोन्स को संभालो। आई बेग यू, मुझे जाने दो। वैसे वो मास्क अभी भी हटा नहीं था, वो फेस अभी भी दिखा नहीं था। हेड डाउन था तो हेड के बैक साइड में हेयर्स में जो उस मास्क को टाई करने के लिए रिबन थी वो वांग जी को नजर आ चुकी थी, और दूसरे ही पल विंग का मास्क वांग जी की कदमों में था। जैसे ही उस मास्क की वो रिबन खींची गई थी, वैसे ही विंग के सारे हेयर्स भी ओपन हो चुके थे, जो हवा में ग्रेसफुली लेविटेट होने लगे थे। एक क्यूरियोसिटी, एक एक्साइटमेंट से भर चुका था वांग जी का दिल, क्योंकि फाइनली अब वो अपने ओमेगा का वो फेस देखेगा। एक नी पर नीचे झुका वांग जी अपने एक हाथ को आगे बढ़ाकर विंग के फेस के उन बालों को अपनी एक फिंगर से उसके ईयर के पीछे टक कर चुका था। अभी भी विंग का हेड डाउन था तो फेस क्लियरली नजर नहीं आ रहा था,
दूसरे ही पल विंग की हल्की सी चीख निकल चुकी थी, क्योंकि वांग जी का हाथ उसके हेयर्स में पीछे की तरफ था और वैसे ही वांग जी ने विंग का फेस ऊपर किया था। ब्यूटीफुल शाइनी आईज, शार्प नोज, चेरी लिप्स और लिप्स के नीचे ब्यूटीफुल मोल, शार्प जॉन लाइन और पूरा फेस टोटली रेड, हैवी ब्रीथ और आईज में शाइन करते वो टीयर्स। सच में इससे ब्यूटीफुल ओमेगा आज तक वांग जी ने कभी नहीं देखा। इतना खूबसूरत होने के बाद इतना जिद्दी होना भी तो बनता है, यही सोचकर वांग जी के फेस पर स्मग था। वही विंग जो खुद भी वांग जी की तरफ देख रहा था। स्टॉप दिस ऑल, बंद करो ये सब कुछ, मैं और हैंडल नहीं कर सकता। ये सुनते ही एक क्रिपी स्माइल के साथ वांग जी, जिसने अपने माउथ की तरफ पॉइंट किया था, ऑब्वियसली विंग समझ चुका था कि वांग जी उसका स्पेल तोड़ने के लिए उसे बोल रहा है, पर अगर ऐसा करता तो वांग जी अपने अल्फा कमांड थ्रू विंग को कंट्रोल करता, पर ऐसा नहीं करता तो वांग जी के फेरोमोन्स आज विंग को पूरी तरीके से अनकंट्रोल कर देते, क्योंकि फील कर सकता था विंग कि अनकॉन्शियसली ही वो भी अपने फेरोमोन्स को रिलीज कर रहा है। ना चाहते हुए भी विंग ने अपना स्पेल तोड़ दिया। वांग जी, जिसने एक रिलीफ की ब्रेथ ली थी, स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटर अल्फा की वो अल्फा कमांड, सरेंडर इन फ्रंट ऑफ योर अल्फा, आई वांट माय अल्फा राइट्स, कम ऑन माय ओमेगा, डू व्हाट आई से। ना चाहते हुए भी अल्फा कमांड के हाथों मजबूर होकर विंग ने नोट कर दिया था। फाइनली वांग जी ने वो हासिल कर लिया जो वो चाहता था। आंखों में चमक, होठों पर स्मिक और फेस पर डेविलिश लुक आ चुका था। वांग जी बहुत खुश हो चुका था। फाइनली उसने वो हासिल कर लिया था जो हासिल करने के लिए वो सही मायने में यहाँ आया था। उसका ओमेगा, उसका ब्यूटीफुल ओमेगा, द येलिंग पेट्रियार्क वॉर लॉर्ड, आज उसके सामने अपनी नीज पर था और खुद को सरेंडर कर रहा था। परमिशन तो हासिल कर ली थी, नहीं मर्जी से तो जबरदस्ती से ही सही, पर अब से ये ओमेगा उसका कहलाया जाएगा। इसी बात से वांग जी बहुत ज्यादा खुश था। अल्फा खुश था अपने ओमेगा को अपने सामने सरेंडर करता देख। पर क्या ये सिचुएशन ओमेगा की भी थी? नहीं। विंग जो बिल्कुल मजबूर, लाचार हो चुका था, क्योंकि वांग जी उसकी पावर्स, उसकी आइडेंटिटी, इवन उसकी शक्ल से तक विंग अनजान था। विंग को ये पता ही नहीं था कि वांग जी है कौन, तो कैसे वो उसके सामने फाइट कर पाता, स्पेशली जब वो अपने सबसे नाजुक वक्त से सफर कर रहा है। हीट में है वो भी अपनी फर्स्ट हीट में। एक स्ट्रॉन्ग, मस्कुलर, डोमिनेटेड अल्फा के सामने ये या खुद को डिफेंड करने के लिए फिलहाल वो एलिजिबल नहीं है। विंग तो खुद के ओमेगा पर तक कंट्रोल नहीं कर पा रहा। विंग जब खुद के ओमेगा से अनजान है तो वो किसी और अल्फा से कैसे ही डील कर सकता है, जब फिलहाल वो खुद ही सफर कर रहा है। वही उसका ओमेगा खुद के सामने वांग जी को देखकर अनकंट्रोल हो चुका है। साथ ही वांग जी के स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स जो विंग के ओमेगा को ना सिर्फ ट्रिगर कर रहे हैं बल्कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लग रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो सैंडलवुड फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा कामिंग फील करा रहे हैं। अब तक जो ओमेगा एक केव में बंद होकर अपने दर्द से अकेला ही स्ट्रगल कर रहा था, रो रहा था, चीख रहा था, बहुत मुश्किल से जिसने खुद को कंट्रोल करके रखा था, अचानक जब उसके सामने एक स्ट्रॉन्ग, मस्कुलर, हैंडसम अल्फा आया तो क्यों ही वो इस दर्द में अकेला तड़पता रहे। इस अल्फा की हेल्प लेना इतना गलत भी नहीं होगा। ऑब्वियसली वो ओमेगा भी मासूम है, उसे अभी तक इतनी समझ नहीं है। यही तो रीज़न है कि दर्द में तड़पने के अलावा उसने एक आसान रास्ता चुना, खुद को अल्फा के सामने सरेंडर कर देना। विंग जो अपने बिल्कुल होश में फिलहाल नहीं था, उसका ओमेगा पूरी तरीके से उसकी बॉडी पर
कमांड ले चुका था और अब उसकी आईज सिल्वर में शाइन कर रही थी जो वांग जी की तरफ देख रही थी। विंग की आंखों में पेन था जिसे वांग जी और उसका अल्फा दोनों भी फील कर सकते थे। ऑब्वियसली वांग जी ना सिर्फ खुद पर बल्कि खुद के अल्फा पर भी कंट्रोल करना बहुत अच्छी तरीके से जानता था। विंग जहां 18 साल का अभी अभी हुआ था, वही वांग जी 25 ईयर्स ओल्ड, टॉल, मस्कुलर, डोमिनेटेड अल्फा था। ना सिर्फ खुद के अल्फा को बल्कि ओमेगास को भी कंट्रोल करना, अपने फेरोमोन्स थ्रू उन्हें अपने आगे झुकाना वांग जी को बहुत अच्छी तरीके से आता था। मासूमियत, दर्द और आंसुओं से भरी वो आंखें जिनमें अब डिजायर्स भी नजर आने लगे थे। विंग की सॉर्ड सुबियान जो अभी भी वांग जी के हाथ में थी, बीच में जो दूरी थी उसे एक और कदम कम करते हुए उस सॉर्ड को वांग जी विंग के फोरहेड के बीचों बीच रख चुका था। विंग जो बस चुपचाप वहां बैठा था और वांग जी की तरफ देख रहा था, वैसे ही उस सॉर्ड को विंग के चीक्स तक स्लाइड करके वांग जी ने उस सॉर्ड की पॉइंट को विंग के चीक पर हल्का सा प्रेस किया। कट तो नहीं लगा बट हल्का सा दर्द तो हुआ था विंग को। वैसे ही उस सॉर्ड को चीक से होते हुए जॉ लाइन, उसके बाद एडम एप्पल एंड देन उस सॉर्ड को विंग के नेक के बीचों बीच वांग जी ने रख दिया था। ऑब्वियसली विंग ने हानफू पहन के रखा था, रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन का ब्यूटीफुल हानफू जो थोड़ा मैसी हो चुका था। ऑब्वियसली वांग जी ने अपने फेरोमोन्स थ्रू उसे बहुत अच्छी तरीके से मैसी कर दिया था। उस सॉर्ड को वैसे ही नीचे की तरफ स्लाइड करते हुए वांग जी विंग के हानफू की बेल्ट के पास पहुंच चुका था। विंग जिसकी खुद की नज़र उस सॉर्ड को फॉलो कर रही थी, वही वांग जी भी विंग की तरफ स्मग के साथ देख रहा था। बेल्ट के पास पहुंचते ही वांग जी ने 2 पल वह सॉर्ड स्ट्रॉफ की एंड देन उसने उस बेल्ट पे से सॉर्ड को हटा दिया। विंग जो उसी सॉर्ड को फॉलो कर रहा था, उसने इस सॉर्ड को दूसरे ही पल वांग जी के हाथ में देखा, जिस पर वांग जी की ग्रिप बहुत टाइट थी। विंग ने जब अपनी आईज ऊपर की तब वांग जी जिसके फेस पर एक क्रीपी लुक था, इससे पहले कि विंग कुछ समझ पाता, एक स्लैश और दूसरे ही पल विंग के हानफू की वो बेल्ट 2 टुकड़ों में टूट चुकी थी। विंग जिसका हानफू उस बेल्ट के कट्टे ही अलग हो चुका था, वही वांग जी जिसके फेस का वो क्रिपी लुक और भी ज्यादा डेंजरस हो चुका था, जिसे विंग भी क्लियरली देख सकता था। वांग जी जिसने उस सॉर्ड को फिर से विंग के चेस्ट के थोड़ा ऊपर और शोल्डर से थोड़ा नीचे की तरफ पॉइंट किया और उस फर्स्ट लेयर को उसी सॉर्ड के हेल्प से विंग की बॉडी से अलग करने की ट्राई की, जो बहुत आसानी से उसके एक शोल्डर से हट गया। ऑब्वियसली विंग ने अंदर और भी लेयर्स पहन के रखी थी। वांग जी जो उसी सॉर्ड से विंग के उस फर्स्ट लेयर को उसकी बॉडी से अलग कर चुका था, वही विंग जो शांति से वहां बैठा हुआ था। और विंग के शांत होने का सबसे बड़ा रीजन था वांग जी के फेरोमोन्स, उसकी अल्फा आइज। वांग जी जो अपने कामिंग स्मूथिंग फेरोमोन्स बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज कर रहा था, जिससे विंग जो बिल्कुल नशे में आ चुका था, वो फिलहाल वांग जी के हाथ की कठपुतली बन चुका था उन फेरोमोन्स की वजह से। साथ ही वांग जी की वो शाइनी अल्फा आइज जो विंग के तरफ थी, कंटिन्यूडली वो आइज भी विंग को एक तरीके से कंट्रोल कर रही थी। और वांग जी के फेरोमोन्स तो थे ही जो पूरी तरीके से विंग के ओमेगा को मेस्मराइज कर चुके थे। कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी था जिस वजह से विंग फिलहाल दर्द में नहीं नशे में नजर आ रहा था। विंग अपने सारे सेंसेस खो चुका था। वांग जी बहुत अच्छी तरीके से उसे कंट्रोल कर रहा था। उसने पूरी तरीके से विंग की माइंड को काम करके ब्लॉक कर दिया था। ओमेगा को कंट्रोल करके वो उसे वो दे रहा था जिसकी फिलहाल उसे सबसे ज्यादा नीड थी। सब कुछ स्मूथली चल रहा था, सब कुछ वांग जी के अंडर कंट्रोल था। स्पेशली विंग उसके सामने नीच पर था और जो उसे चाहिए था वो सब कुछ उसे मिल भी रहा था। फिर एक बार अपनी सॉर्ड को विंग पर पॉइंट करने के बाद वांग जी जो आगे विंग की नेक्स्ट लेयर को उतारने के लिए रेडी था, पर अचानक एक डिस्टरबेंस, जोर जोर से वांग जी का गेट कोई नॉक कर रहा था। वांग जी जो इससे तुरंत ही विंग पर से ध्यान हटाकर डोर की तरफ मुड़ चुका था। ऑब्वियसली उसके सारे साथी बाहर है,
जो ऑलरेडी जानते हैं कि वांग जी यहाँ क्या करने आया है, तो कौन है जो उसे डिस्टर्ब कर रहा है। यही वांग जी फिलहाल सोच रहा था। अपने कदम को आगे बढ़ाकर वो उस गेट को ओपन कर चुका था। जैसे ही वो रूम ओपन हुआ था, वो स्ट्रॉन्ग कामिंग अल्फा फेरोमोन्स, जिनसे सामने वाले लोग भी कहीं ना कहीं शॉक हो चुके थे। जियांग फैंगमियान, जिन ग्वांगशान, जियांग चैंग, नी मिंजू, लैन सिचान सामने थे। ऑब्वियसली वो फेरोमोन्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि ये सब अल्फाज भी अच्छी तरीके से समझ चुके थे कि विंग इन फेरोमोन्स से सरवाइव कर ही नहीं पाएगा और उसका ओमेगा बुरी तरीके से इफेक्ट हो जाएगा। वांग जी जो अपने सामने अपने सारे स्लेव्स को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था, क्योंकि उसके साथी वो है कहाँ और उन्होंने अब तक इन लोगों को ऐसे खुला छोड़ा कैसे। यहाँ आने से उन सारे लोगों ने इन्हें रोका कैसे नहीं। वांग जी जो यही सोच रहा था, उसकी आंखों में गुस्सा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो फिलहाल अपने ओमेगा के साथ था और सिर्फ विंग ही नहीं बल्कि वांग जी भी विंग के उन फेरोमोन्स में कहीं ना कहीं अपनी बॉडी पर से अपना कंट्रोल भी खो रहा था। और ऐसे वक्त में डिस्टर्बेंस ये बहुत इरिटेटिंग था। जियांग फैंगमियान जो वांग जी को टोटली इग्नोर करके उसके पीछे देखने की कोशिश कर रहे थे, जहां विंग वांग जी के पीछे अभी भी अपने नीज पर था, उसका हेड डाउन था और हेयर्स की वजह से फिलहाल उसका फेस नजर नहीं आ रहा था। वो डीप ब्रीथ ले रहा था। फैंगमियान ने जब अपने बेटे की इतनी बुरी हालत देखी, तब वो वांग जी को क्रॉस करके उसके पास जाना तो चाहते थे, पर वांग जी जिसकी स्ट्रॉन्ग अल्फा वॉइस शुयांग शिनचैन याओ मो, वांग जी जिसकी आवाज वहां गूंज रही थी और जिन लोगों को उन्होंने आवाज दिया था वो तुरंत ही उसके सामने भागते हुए आ चुके थे। वो सारे लोग भी खुद इतने सारे अल्फाज को यहाँ देखकर शॉक थे। वही वांग जी जिसकी शार्प नजरें उन सब लोगों पर जा चुकी थी, मतलब अपने ही साथियों पर। वांग जी क्रॉल करते हुए इतने गुस्से में उन्हें पुकारने का रीजन पता चल चुका था उनको। वो तुरंत ही उन सारे अल्फाज को वांग जी के रूम की बाहर से हटाने के लिए सामने आ गए। वांग जी जो पूरा गुस्से में लग रहा था, उसकी अल्फा की आईज गोल्डन में शाइन कर रही थी। इन सबको यहाँ से लेके जाओ और कैद कर लो सबको। तुरंत ही शुयांग, शाओशिनचैन, सोंगलैंग, मो, सब कुछ हर कोई उन अल्फाज को हटाने के वर्क में लग चुका था। वही वांग जी जो जानता था कि अब उसके साथी इन्हें हैंडल कर लेंगे, वो तुरंत ही अपने डोर का लॉक करके रूम में अंदर आ चुका था। साथ ही अब उसने एक तालिस्मा से उस पूरे रूम को ना सिर्फ साउंड फ्री बल्कि लॉक भी कर दिया था अच्छी तरीके से, ताकि कोई भी उसके और विंग के उन प्रीशियस मोमेंट्स को डिस्टर्ब ना कर पाए। वांग जी जो अब विंग की तरफ बढ़ने लगा था, जो अभी भी अपने नीज पर बैठा हुआ था, अपने हेड को डाउन किए उसके हेयर्स ने उसके पूरे फेस को कवर कर लिया था और वो डीप ब्रीथ ले रहा था। उसके दोनों हाथ जमीन पर थे और वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड लग रहा था। वांग जी जिसके हाथ में अभी भी विंग की ही सॉर्ड थी, मतलब सुबियान, वो उसी सॉर्ड से विंग के हेयर्स को उसके फेस से अलग करके विंग के फेस को देखने की कोशिश कर ही रहा था। तभी एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप और विंग जिसने उस सॉर्ड के उस शार्प ब्लेड को टाइटली होल्ड कर लिया था और वो अपनी आईज ऊपर करके वांग जी की तरफ गुस्से से देख रहा था। उसकी आईज टोटली रेड थी। वांग जी जिसने एक डीप ब्रीथ ली थी, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उन सारे कल्टीवेटर्स पर जिन्होंने उसे डिस्टर्ब किया, क्योंकि उनकी वजह से विंग जो अब तक उसके कंट्रोल में था वो फिर से अपने सेंसेस में आ रहा था। विंग जो उस सॉर्ड के उस शार्प ब्लेड को हो सके उतना टाइटली प्रेस कर रहा था, जिस वजह से उसके हाथ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी थी। ये करने का सबसे बड़ा रीज़न था विंग खुद पर कंट्रोल करना चाहता था। उन फेरोमोन्स से हटकर वो अपनी ओमेगा को फिर से ब्लॉक करना चाहता था, उसके इफेक्ट में वो नहीं आना चाहता था। इसीलिए वो खुद को दर्द दे के खुद को सेंस में रखने की कोशिश कर रहा था। वांग जी जिसका खुद का ध्यान भी विंग के हाथ पर था। ओमेगा बेवकूफ़ी बंद करो, ये सब कुछ तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता। सरेंडर किया है तुमने मेरे सामने, तो अब ओबीडियंटली मेरी बात को मानो। प्लीज कल्टीवेटर, एक ओमेगा की डिग्निटी के साथ मजाक मत कीजिए। आपके लिए ये एक खेल हो सकता है, लेकिन मेरे लिए
ये कोई खेल नहीं है, मुझे छोड़ दीजिए। मैं येलिंग पेट्रियार्क आपसे वादा करता हूँ जिंदगी भर आपका स्लेव बन के रहूँगा, पर प्लीज मुझे ऐसे बर्बाद मत कीजिए। अगर आपको बस अपने प्लेजर के लिए कोई और ओमेगा चाहिए तो मैं उसे भी अरेंज कर दूंगा, पर प्लीज मेरे साथ ये मत कीजिए। और अगर अपने डिजायर से हटकर ये सब आप सिर्फ मेरी पावर्स के लिए कर रहे हैं, या फिर आपको डर है कि मैं आपको फ्यूचर में बीट कर सकता हूँ, देन आई विल अलाउ यू। किल मी, जस्ट किल मी। अगर आप मुझे खत्म कर देंगे तो आपको कोई भी बीट नहीं कर पाएगा, बट प्लीज डोंट डू दैट। ऑलरेडी आप अपनी पावर शो करना चाहते थे ना, तो वो तो हो चुका है। बाहर इतने लोगों के सामने मैंने अपनी सॉर्ड आपके सामने डाल दी थी, तो प्लीज अब तो भी ये सब रोक दीजिए। हैवी ब्रीदिंग आवाज में लाचारी, हाथों से बहता खून और आंखों से बहते वो आंसू। कौन कहेगा इस इंसान को देखकर कि ये पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर है, जो आज तक कभी नहीं हारा और किसी के सामने नहीं झुका। बेग कर रहा था वो वांग जी के सामने बार बार कि उसे छोड़ दिया जाए, उसकी जान ले ली जाए, लेकिन उसके साथ इतनी बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। खुद को होश में रखने के लिए वो कितना स्ट्रगल कर रहा है, इस बात का वांग जी को अंदाजा था। रफली उस सॉर्ड को विंग के हाथ से वांग जी पीछे खींच चुका था, जिससे विंग का हाथ और भी ज्यादा कट चुका था। उस सॉर्ड को वैनिश करने के बाद वांग जी जो आगे बढ़ चुका था, विंग के उस इंजर्ड हाथ को अपने दोनों हाथों में होल्ड किया और बाद में अपने उस ब्लैक फॉरहेड रिबन को निकालकर उसने विंग के उस इंजरी पर टाई कर दिया। उस दर्द की वजह से विंग जो अभी भी होश में था और वो वांग जी की आंखों में कुछ अलग देख पा रहा था। एक पल के एक्सप्रेशन चेंज तो हुए थे वांग जी के फेस पे, पर दूसरे ही पल उसकी आंखों में और उसके फेस पर गुस्सा, साथ ही उसके फेरेमोन्स जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुके थे। एक टाइट ग्रिप और वांग जी ने विंग के हेयर्स को पीछे से पकड़कर उसके फेस को ऊपर कर लिया था। अपनी अल्फा को किसी और के पेट तक पहुंचाने के लिए कुछ ज्यादा ही डेस्परेट है मेरा ओमेगा। 2 बार मेरे सामने सरेंडर करके भी तुम मेरे सामने ही आवाज उठा रहे हो। सोचा तुम्हें सॉफ्टली हैंडल करूं, फर्स्ट हीट है तो तुम्हारे साथ कामली बिहेव करूं, पर तुम उस लायक नहीं हो ओमेगा। रही बात पावर्स की, तो वो मुझे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट मेरे लिए मेरा ओमेगा है। तुम्हें मार कर क्या मिलेगा मुझे? बस सो कॉल्ड कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे पावरफुल होने का टैग। मुझे उस टैग से भी प्रीशियस कुछ चाहिए। मुझे मेरा ओमेगा चाहिए, उसका सबमिशन चाहिए, उसकी बॉडी चाहिए, उस बॉडी पर इस अल्फा का मार्क चाहिए। स्लेव तो तुम मेरे वैसे भी बन चुके हो, पर थोड़ा स्पेशल। उस रूम के बाहर क्यों मुझे सर्व करना? मुझे मेरा स्लेव मेरे बेड पर चाहिए, मेरे नाम से मौन करता, मेरे मार्क से कवर। मुझे मेरा ओमेगा चाहिए। आज से तुम्हारा ओमेगा, ये बॉडी, इस बॉडी के अंदर धड़कता वो दिल, सब कुछ मेरा होगा। अपने अल्फा के साथ नाइट स्पेंड करना या अपनी अल्फा को सर्व करना, इससे तुम्हारी डिग्निटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट कल से तुम लान वांग जी के मार्क ओमेगा कहलाओगे। मेट होगे तुम मेरे। कोई प्लेजरेबल टॉय नहीं बनाने वाला मैं तुम्हें, इज्जत देने वाला हूँ। इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के एम्परर की एम्प्रेस बनोगे तुम। वो बेड, तुम्हारी बॉडी या पावर्स नहीं शेयर करूंगा मैं सिर्फ तुम्हारे साथ। पूरी लाइफ मेरी तुम्हारे साथ बीतेगी। तुम्हें यूज करके थ्रो कर दूं इतना घटिया तो मैं भी नहीं हूँ। तुम्हारे साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने वाला हूँ।
तो अब खुद को हर्ट करना, खुद को फोर्स करना बंद करो और चुपचाप खुद को सरेंडर करो। तुम्हें ना मैं फोर्स करना चाहता हूँ ना मजबूर। सो बी ओबीडियंट एंड सरेंडर। विंग जो अभी भी नहीं मान रहा था, नहीं एक्सेप्ट कर रहा था वो वांगजी को एज हिज अल्फा, जिससे वांगजी अब गुस्सा हो चुका था। उसने विंग को वैसे ही हेयर से पकड़ते हुए उठाया और सीधा बेड पर थ्रो कर दिया। विंग जो अपने मुंह के बल बेड पर गिर चुका था और वो तुरंत ही टर्न होके वांगजी की तरफ देख रहा था, जो फिलहाल उसी की तरफ बैठ रहा था। वांगजी जिसने अपने बेल्ट को ओपन करना स्टार्ट कर दिया था, वही विंग जो डरा हुआ था। उसकी एक आई गोल्डन में तो दूसरी नॉर्मल थी। उसके फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे, उनमें कोई भी स्मूथनेस नहीं थी, जो विंग को सफोकेटेड फील करा रहे थे। विंग को डर लगने लगा था वांगजी से। विंग जो बेड पर पीछे खुद को पुश कर रहा था, पर इससे पहले कि वो दूर जा पाता, वांगजी जिसने अपनी फर्स्ट लेयर उतार कर थ्रो कर दी थी, साथ ही उसने विंग के एक पैर को टाइटली ग्रैब करके उसे अपनी तरफ खींच लिया था। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully, you all are enjoying this fan fiction. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.